ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, दूसरे लोग भी इक्वली एफर्ट करते हैं। वो जो आप कह रही थी ना अभी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो मेरा फेस मीन से 1 महीने पहले आया। तब मेरे से हैप्पीनेस के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा। उस टाइम हाँ, तो मेरे को लगा उन्हें पसंद आ गया वो आंसर। अगर सफलताओं का शीर्षक ना हो ना तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। Hello friends, welcome to Tathastu family again, and today we have a really fun person with us, Shivang Rastogi, and he has secured rank 307. And most importantly, he is from Sambal of Uttar Pradesh with a commerce background and a really a person who has fought a lot of challenges while in his preparation. So welcome, Shivang, how are you? थैंक यू मैम, आई एम गुड मैम। सो ये बताएं कि जैसे जैसे ना सिलेक्शन की खबर आई तो उस वक्त क्या कर रहे थे? मैम सिलेक्शन से 4-5 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि क्या होगा, और प्रीलिम्स भी पास आ रहा है तो मैं पढ़ भी नहीं पाया। सो आई वाज जस्ट कंटिन्यूसली वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज़, जिससे थोड़ा सा एकदम मोटिवेशन हाई रहे। और जिस टाइम सिलेक्शन होने वाला था तो पता तो चल गया था आज आने वाला है रिज़ल्ट। सो आई वाज कंटिन्यूसली लुकिंग, आई वाज जस्ट वॉकिंग कि रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो बहुत टेंस मोमेंट था मैम। उसके बाद पर चेंज हो जाता है सब। है ना, सब हाँ। सिलेक्शन के बाद बड़ा ऐसा ना, ऐसा लगता है जैसे बहुत बोझ का टोकरा किसी ने नीचे उतार के रख दिया। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बात है। और मैम व्हाट्सएप पे मेरा एक कॉलेज जूनियर का मैसेज आया था कि सर जी आपने दिल खुश कर दिया। और उसके बाद में इमोजी लिखा हुआ था लव वाला। तो मैंने कहा यार चलो सिलेक्शन तो हो गया है, मुझे लग गया। फिर मैंने पीडीएफ खोल के देखी एंड आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द इमोशंस मैम। दैट वाज ए अमेजिंग मोमेंट। तो पेरेंट्स को कैसे पता चला? पेरेंट्स को फिर मैंने एकदम कॉल किया। सो मैंने बोला डैडी सिलेक्शन हो गया, 307 रैंक है। कि बस 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 ठीक है। उन्होंने फ़ोन और एकदम कुछ काट मत दिया बोलो। और कुछ कि बस सिलेक्शन की खबर सुना दो, हाँ। उतने में ही हमारा कलेजा ठंडा हो गया हाँ, है। बस वही वाला था। तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब संबल से तो मुझे लगता है मतलब संबल में पढ़ाई लिखाई का या यूपीएससी की तरफ इतना ओरिएंटेशन है? मैम संभल बहुत छोटा सा ज़िला है, अभी बना है 2011 में, उससे पहले मुरादाबाद में आता था। और अभी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं बना है वहाँ पे। और नहीं मैम, पढ़ाई का बहुत कम एटमॉस्फेयर है, बहुत मतलब ऐसी 57% लिटरेसी है। और यूपी में भी काफ़ी कम लिटरेसी है और नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है। तो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर कम है, बट मैं फॉर्चुनेट था कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। ऑल्दो मेरी इंग्लिश नहीं आती थी, मेरे बोलनी इतनी अच्छी। क्योंकि समझ रही हैं मैम, छोटे शहर का आप स्कूल जैसे होते। बट मैं कंसिस्टेंट था अपनी पढ़ाई में, एकेडमिकली अच्छा था। और फिर उस तरीके से जर्नी शुरू हुई। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कन्विक्शन था कि यार कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छा करना पड़ेगा अपने देश के लिए, अपने छोटे से शहर के लिए। क्योंकि आप जब छोटे शहर से आते हैं तो मैम चैलेंजेस सामने दिखते हैं, है ना। सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ख़राब हैं, हेल्थ की क्या कंडीशंस है, एजुकेशन का क्या है। और तो फिर वही था कि आप अगर सिस्टम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ से मैम वही है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क्स। तो आप जिस तरीके से सोचते रहते हैं, आपको लोग भी उस तरीके से मिलते रहते हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कि हाँ। ना, आप शुरू करो कारवां अपने आप बन जाएगा। हाँ, वही है मैम, जिस चीज़ को सारी शिद्दत से चाहते हैं सारी कायनात उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ऐसे ही मेरे कुछ सीनियर्स मिले जो यूपीएससी की कोचिंग करते थे। फिर कुछ टीचर से ऐसे इंटरेक्शन हुआ, फिर ऐसे फ्रेंड्स बनते गए, तो मैं भी इस फेज़ में चलता चला गया। तो जब आप जैसे पहला अटेम्प्ट दिया तो वो किस माइंडसेट से दिया? ऐसा लग रहा था कि मतलब इसी बार हो जाएगा, या लग रहा था कि नहीं नहीं अभी तो टाइम लगेगा मुझको? मैम पहले अटेम्प्ट में मैं बहुत एकदम वो होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेजुएट होते हैं कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। कि हम मतलब इतना। ये एकदम आपने सच्ची बात हाँ। की। पहला अटेम्प्ट वाला हाँ। बच्चा हमेशा ना, मैंने देखा अक्सर ऐसा हाँ। होता है कि मेरा नहीं होगा तो किसका किसका होगा, होगा? हाँ। वो एक एटीट्यूड भी होता है और उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट वाला मेहनत कम करता है, बट सारा खेल मेहनत से नहीं होता मैम। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जस्ट रादर देन जस्ट पुटिंग हार्ड वर्क। तो वो चीज़ मिसिंग होती है। आप ओवरवेल्ड होके कि ईगो पे क्वेश्चन ले जाते हैं, तो मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया था क्वेश्चन। तो अब 1-2 नंबर से कट ऑफ कम हो गया। अब ऐसा था कि मैम लाइफ में कभी ऐसा सच इतना बड़ा फेलियर नहीं देखा। अब ईगो इतनी अपनी ब्लोट करोगे तो हिट भी इतनी ज़्यादा होगी। तो फिर तो मुझे काफ़ी ख़राब लगा मैम। मैं एकदम ख़राब फेज़ में चला गया कि मैं फ़ेल कैसे हो गया, कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे फ़ेल हो जाओगे आप। इतनी मेहनत की है। फिर 1-2 महीने का टाइम लगता है कि आप अपने आप को मेकअप करते हो। बट मैं समझता हूँ कि मैम मेरी ज़िंदगी का वो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ था।
सिलेक्शन होने के बाद तो सब अच्छा ही हो जाता है, पर उससे पहले में जब आप फेलियर से डील करते हैं वो आपको रियली मेच्योर बनाता है, उसमें मज़ा आता है उसके बाद आप जब कोप अप करते हैं तो। मतलब sometimes failures are also important to make you correct your understanding of the world. यस मैम। जैसे हम लोगों को ऐसा हमेशा लगता है कि मैं मतलब मेरे हमें ना अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताती हूँ कि यार जब तुम्हें फेलियर मिलेगा ना तो तुम्हें लगेगा कि यार मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों मिला ये फेलियर। इसके अलावा बताओ, आपको हमेशा दूसरे की मेहनत कम लगेगी, उसने तो मुझसे भी कम पढ़ा था। हाँ मैम, ऐसे ही लगता है कि उसका उसका कैसे हो जाएगा, उसे तो ये भी नहीं आता है। तो ये भी नहीं आता है। और जो हमारे इमोशंस होते हैं कि बस भगवान तूने मेरे साथ जो नाइंसाफी करी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार आपको नहीं तो किसी ना किसी को तो फील होना है, और बिल्कुल मैम। आपको इसलिए फील हुआ है शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। हाँ मैम, बस फेल होने के बाद का जो फेज़ होता है ना, जब आप रिकवर करते हो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, वो आपको मेच्योर बना देता है कि ऐसा नहीं होता है, सारी चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती है, दूसरे लोग भी इक्वली एफर्ट करते हैं, उनकी अलग चैलेंजेस हैं, आपके अलग चैलेंजेस हैं, आपको दूसरे के चैलेंजेस दिख ही नहीं रहे, है ना। तो पर आप दिखते हैं आपको चैलेंजेस दूसरों के, फिर आपको वर्ड की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा अपनी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हाँ, तो अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर। तो वो मेरे साथ हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होते गए मैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट आ गया। हाँ, वो बहुत जल्दी आ जाता है पर तो वो दूसरा अटेम्प्ट आया, दूसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से प्री की मेहनत करी और प्रीलिम्स हुआ, पर उसमें मेंस में फंस गए। मेंस में इसलिए फंस गए, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो मतलब डेटा नंबर नंबर तो सब हो ही जाता है, तो हमें लगा राइटिंग में आंसर भी ऐसी होगी, बट आंसर राइटिंग, हाँ हाँ वही बट आंसर राइटिंग इज ए स्किल, इट इज़ नॉट, वो प्रैग्मेटिक चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, उसमें लॉजिक नहीं लगता है, वो स्किल है। वो प्रैक्टिस से आता है, और उसमें ना वो जो इमोशंस, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, आर्टिकुलेशन, यस वर्ड मैम। सिलेक्शन, हाँ, वो सारी चीज़ें ना नंबर से मिसिंग होती है ना। डेटा मतलब इमोशनलेस डेटा डेटा होता है, कितने जीरो लगा लो कितनी हटा लो, बट हाँ आंसर राइटिंग में शब्द बोलता है, जो आप इमोशन से लिखते हो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाती है मैम। तो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों का ना मैंने अक्सर देखा है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले तो कर लेते हैं ना, थोड़ी दिक्कत इंजीनियर्स को भी होती है। हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने दिक्कत देखी है वो मैथ्स वालों को और कॉमर्स वालों को देखी है आंसर राइटिंग में। हाँ मैम, इंजीनियर के साथ ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने की नहीं है वो चीज़, तो दे एक्नॉलेज दिस फैक्ट और वो उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। कॉमर्स वाले बीच में ढोलते रहते हैं कि ना हार्ड वर्क हो गया उस लेवल का, क्योंकि हमें लगता है हमने पढ़ी है, और ना ह्यूमैनिटीज़ की तरह हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड है, तो हम लोग बीच में झूलते रहते हैं। फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है 1-2 अटेम्प्ट बाद कि ये गलती हो गई, करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू रेक्टिफाई इट। फिर तीसरा अटेम्प्ट आया आपका। हाँ मैम, तीसरा अटेम्प्ट एक्चुअली बहुत जल्दी हो गए थे 2 अटेम्प्ट, क्योंकि वो कोविड सिचुएशन था। हाँ, तो वो थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल फेज होता था सभी के लिए मैम। सभी के लिए बहुत, सब हाँ। पूरे संसार के लिए समय बहुत खराब था। हाँ, और मेरा क्या था मैम, उस टाइम थर्ड अटेम्प्ट में मेरा थोड़ा सा एंकल स्प्रेन हो गया था, मैं दौड़ते गिर गया था, तो 10 दिन का बेड रेस्ट हो गया था। तो वो जो आप कह रही थी ना अभी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो मेरा फेस मेन से 1 महीने पहले आया। अब वो 1 महीने बाद आ जाता तो शायद चीज़ें अच्छी हो जाती, बट वो बहुत गंदा फेस था। और बेड रेस्ट पे होते हो तो आप मतलब पढ़ सकते हो, लिटरली आप पढ़ सकते हो कुछ भी, बट आपके मेंटली स्टेट इस तरीके नहीं, मन नहीं करता। और फिर बट वो भी मुझे लगता है अब सिलेक्शन होने के बाद सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था मैं बताता हूँ, जिसने मुझे जीवन भर के लिए इंक्लूसिविटी का लेसन सिखा दिया। जब आप फिट होते हैं, आप स्मार्ट होते हैं, तो आपको चीज़ें लगती हैं हाँ ठीक है सुपरफिशियल चीज़ है, इससे मैटर नहीं करता। बट मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था अपना फर्स्ट पेपर, और मैं लड़खड़ा के चल रहा था, आई वॉज नॉट इन ए परफेक्ट स्टेट। तो मैम ने बोला, भीड़ जा रही थी जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं अपीयर करने, सो मैम ने बोला एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा यस मैम, सो डू यू नीड ए लिफ्ट और डू यू नीड एनी सपोर्ट सिस्टम। मैम मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ थी कि ऐसे आप मैम ने बोल दिया कि यार सपोर्ट सिस्टम, मतलब मेरे को लगा इज देयर एनी प्रॉब्लम इन मी। अब आप अपने दिमाग को बता रहे हो कि आई एम परफेक्टली फिट टू राइट द एग्जाम, और समवन इज सेइंग कि यू नीड सपोर्ट। तो वो मुझे लगा कि यार, अब मैं सोचा कि यार जो लोग थोड़े से चैलेंजिंग फेस करते हैं जीवन में, उनके लिए कितनी समस्या होती होगी। आप अगर ना किसी तरह की कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आप अपना मोराल बनाए रखना, इट्स ए रियली चैलेंजिंग थिंग। सिंपैथी किसी को नहीं चाहिए मैम, वो मेरे को रियलाइज़ हुआ, सिंपैथी से कुछ काम नहीं होता है। अगर आप हेल्प कर दो तो ठीक है किसी की, बट सिंपैथी आर जस्ट फेक वर्ड्स। तो वो है ना, तो वो लगा फिर मुझे कि यार ये तो फिर बहुत चीज़ें इंटरलाइज हो जाती हैं। दैट इज़ वाई ये वो है ना जर्नी है यूपीएससी की,
वो कहते हैं ना सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी तो ये यूपीएससी का सफ़र ऐसा है। ये पता है इंसान को मैच्योर बहुत बना देता है। हाँ। मतलब मैंने ये बात महसूस करी है कि मेरा पर्सनल मानना है और कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई को ना सबके लिए कंपलसरी कर दूँ, चाहे इतना डिफिकल्टी लेवल से नहीं, इतना थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चाहे कम कर दो, हाँ। लेकिन यार आप ग्रेजुएशन की तरह पढ़ाओ इसे। पता है क्यों? आप अब जैसे सोचो किसी ने अगर सिर्फ एक चीज़ पढ़ रखी है, किसी ने बीए हिस्ट्री करा हाँ, है ना, हाँ। या फिर जैसे आप कॉमर्स के हैं, मैं पहले साइंस की थी, मतलब डॉक्टर थी, मेडिकल साइंस से थी, है ना। तो अब हम एक ही छोटी सी डायमेंशन के बारे में हमेशा हाँ, सोचते रहते बिल्कुल हैं। मैम, बिल्कुल। हमें हमारा दिमाग ही नहीं खुलता बाहर की चीज़ों के प्रति। जैसे जब मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली बार बैंक का सिस्टम पढ़ा ना कि बैंक के लिए मतलब लाइबिलिटी क्या है और एसेट क्या है और किस तरीके से वो वर्क करता है या करेंसी कैसे वर्क करती है, मुझे लगा, अरे मतलब अच्छा। ऐसे ऐसे बड़ा चमत्कार सा नहीं, महसूस नहीं, हुआ कि बिल्कुल, वाह, बिल्कुल मैम। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मैम, आई फील द सेम थिंग कि लिबरल आर्ट्स सबको पढ़नी चाहिए, तो आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी चीज़ों की और समझ में आएगी। मैम मैं ऐसा सोचता था, आई एम ए डेटा ड्रिवन पर्सन, तो जो क्रिएटिव चीज़ें हैं या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस हैं मेरे, उनको मुझे लगता था ये क्या ही चीज़ है। मतलब किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है तो मैं, व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ दैट पेंटिंग, इट्स नथिंग। बट व्हेन यू रीड अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, तो तुम्हें लगता है यार ये तो गजब चीज़ बनाई है ना? क्या सोच के बनाई है, क्या इसके पीछे थॉट प्रोसेस है, तब चीज़ें इवॉल्व होती है। और मैं ऐसा सोचता हूँ मैम, अगर मैं यूपीएससी नहीं करता तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाता रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। नहीं समझ आप वरना एक ही डायमेंशन में हाँ। नंबर्स कैसे खेलते रहते हैं। हाँ, वो मुझे समझ में नहीं आता, बायोटेक्नोलॉजी से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्लोन भी बनता है, ये सारी चीज़ें ये तो फैसिनेटिंग लगती थी। बहुत बहुत ज़्यादा वाइड बेस हाँ। हमारा हो और जाता फिर है। फिलोसफी पढ़ते हैं मैम, जैसे थोड़ा थोड़ा सा फिलोसफी एथिक्स में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, तो और मज़ा आता है कि यार क्या जीवन है, मतलब क्या सोचा है इन्होंने। अरे आपने तो फिलोसफी ऑप्शन नहीं पढ़ा है। हाँ। मैंने पहले ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और संस्कृत लिया था लैंग्वेज, फिर मैंने बीच में चेंज किया फिलोसफी, और फिर खैर मेरा सिलेक्शन भी फिलोसफी से ही हुआ, मैं पढ़ाती भी फिलोसफी हूँ। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको अगर आप डीप में पढ़ेंगे ना तो यू विल रियलाइज कि भी लाइफ के बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में होते हैं ना, वो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं। हाँ। वो वाली चीज़ है, जैसे ना वो कई बार होता है कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है दुखी रहने की, हाँ, हाँ, आपके हाँ। अंदर नहीं है, आपके अंदर लग नहीं रही है मुझे वो वाली। नहीं, वो मैंने फेस बहुत सारे टाइम स्पेंड कर लिया है, तो अब मैं सोचा है, मैं एक बात ये इसको बहुत बिलीव करता हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग इसको एक्नॉलेज करें कि जीवन में इतना सब कुछ पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद भी अगर आप दुखी हो तो देयर इज समथिंग ईदर रॉन्ग विद यू, और या तो तुम्हारी एजुकेशन के साथ रॉन्ग है। तो ये तो आपको सोचना पड़ेगा। वही पता है, और आप ये देखो कि जिस व्यक्ति ने कम पढ़ा है ना वो बड़ा खुश है। हाँ मैं भी सोचता था, दिस पर्सन हु इज सेलिंग समथिंग आउटसाइड, फूड वेंडर है कोई, इसके जीवन में भी समस्याएं हैं, ये खुश है, हंस के बोलता है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोल रहे हैं, हाँ, है ना। तो मुंह लटका के मुंह लटके, इधर से हाँ उधर हाँ डोल रहे हैं। हाँ, व्हाट इज, हम हर चीज़ों के लिए क्रिपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ों की बुराई कर रहे हैं, कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है जीवन में, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, सिस्टम ही डिफॉल्ट है तो हमारे अंदर कोई तो वो चीज़ हमें रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मेरे पास है ना अभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, किसी का 5th अटेम्प्ट है, किसी का 6th अटेम्प्ट है, किसी का 6th अटेम्प्ट के बाद भी नहीं हुआ, हाँ। है ना, किसी का प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो बहुत अलग अलग स्पेक्ट्रम पे फेलियर्स हैं। यूपीएससी का तो कहानी बहुत Obviously. ऐसी है ना, जो सक्सेस कम है, फेलियर्स ज़्यादा है। ग्रेवयार्ड ऑफ मेरिट है मैम यूपीएससी। हाँ टर्म ग्रेवयार्ड ऑफ मेरिट। कीवर्ड्स याद आ जाते हैं मैम। मेंस की तैयारी झलक रही है अभी भी। तो जो बच्चे आते हैं ना इतने दुखी, इतने ज़्यादा परेशान कि मुझे लगता है कि यार ये इतना पढ़ने के बाद बच्चा इतना दुखी हो रहा है, और मतलब प्रॉब्लम भी वही है शायद कि उसकी ना बेचारे की मेहनत को एक्नॉलेज नहीं करता है ना, उसको कुछ वो उसका वो नहीं है कि यार मतलब आपने 5 साल डिवोट कर दिए। बिल्कुल अच्छा मैम। वैसे आप बताएं, आपने चौथे अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन, हाँ, हाँ। आपको डर नहीं लगा? मैम डर तो लगता है कि यार अगर नहीं होगा तो क्या होगा, दोज हु आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी नहीं होगा, बट मुझे 3-4 साल के बाद जब मेच्योरिटी हिट करी तो मुझे रियलाइजेशन हो गया कि अगर यूपीएससी नहीं होगा ना तो भी मैं जीवन में कुछ तो बहुत अच्छा कर लूँगा। कर कैसे लूँगा वो मेरे पास शायद रास्ता नहीं है, बट मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आई हैव सॉफ्ट स्किल्स, आई हैव नॉलेज, आई हैव थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड भी है, तो 2-4 साल और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, पर कुछ अच्छा तो कर लूँगा। या तो आपके पास ये कॉन्फिडेंस हो, ये सबके पास नहीं होता है, मैं आई एम फॉर्चुनेट और आई डोंट नो कहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस। या तो फिर ये हो कि आपके पास कोई बैकग्राउंड अच्छा हो, और बैकग्राउंड नहीं है तो यूपीएससी के फेस के दौरान आप बैकग्राउंड बनाइए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैम।
हम लोग क्या करते हैं यूपीएससी में, सेक्रीफाइसेस को ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ इतने साल से हम कुछ नहीं कर रहे भाई, यहाँ पे रह रहे हैं। अरे ऐसे ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपको? आप अपना एक बैकग्राउंड बनाइए, कोई ऐसा सोचिए कि आप कोई कुछ डिग्री परस्यू हाँ, कर लीजिए। अब देखिए ना यूपीएससी जो कर रहा है, अगर शायद उसका प्री भी निकला या नहीं निकला 2-4 नंबर से, तो ही इज़ ए टैलेंटेड पर्सन। और एक टैलेंटेड पर्सन देश के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। तो उस रिसोर्स को कैपिटलाइज करना तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर मैटेरियलाइज नहीं करोगे तो $5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे बनेगी वो? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी ऐसे बनेगी, और ऊपर से आप ये सोचो ना, इफ यू डोंट यूज योर टैलेंट इट डाइज। ऑब्वियसली मैम, यस, डाइज है ना। बिल्कुल। इफ यू डोंट गेट रिकॉग्निशन ऑफ योर टैलेंट यू स्टॉप ग्रोइंग। यस मैम, बिल्कुल। आप फिर अपनी ही सेल्फ वर्थ पे डाउट करते सेल्फ रहेंगे। वर्थ पे डाउट करते हैं। अभी मेरे पास है ना, कई बार बच्चे आते हैं तो मुझे लगता है इंटरव्यू दिया हुआ है यार इस बच्चे ने 2-3 बार, और वो मुझसे ऐसे ना मुंह लटका के एकदम से मैम अब तो मेरे पास जीवन में कुछ करने को नहीं है। मैंने कहा यार तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी है कि शायद तुम्हारे 20 नंबर ज्यादा आ जाते तो तुम लिस्ट में होते। बिल्कुल मैम, है ना। और आप एक जाके एक प्रॉपर डिपार्टमेंट संभाल रहे होते, लेकिन जस्ट सिर्फ तुम्हारे पास एक डिग्री का रिकॉग्निशन नहीं है, या फिर तुम कहीं जॉब नहीं पहले से कर रहे हो। हाँ मैम, वही है ना कि अगर आपके 5 नंबर ज़्यादा होते तो 2 साल बाद आपको 500 लोग सैल्यूट करते, एसपी बन के या डीएम बन के, है ना। और आपके 5 नंबर कम है तो आप अपने आप को सैल्यूट करने को तैयार नहीं हो। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ खुद गिराते हो। सो रादर देन डूइंग दैट कि आप कुछ ऐसा करिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई डू बिलीव इन वन थिंग कि there are lot of portals nowadays available, lot of companies are there, lot of developmental consultancies are there. तो आप कहीं ना कहीं alternate source of employment सीख करिए, पूछिए लोगों से क्या चाहिए डिमांड। आप ये देखो ना, कितनी एवेन्यूज है। मैं तो आजकल ये देखती हूँ कि मुझे तो अभी रिसेंटली किसी ने बताया कि ये जो YouTube पे भी इतना मैम बहुत सारी चीजें चल रही हैं, क्रिएटिव लोग हैं YouTube पे, है ना। YouTube पे लोग कितना क्रिएटिव हो के अर्न कर रहे हैं। वो पता नहीं इंस्टाग्राम मार्केटिंग, पता नहीं क्या चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो लड़का या फिर जो एस्पिरेंट 4 महीने में पूरा, लड़का और लड़की में या एस्पिरेंट जो कोई भी जो पर्सन 4 महीने में एक पूरा सब्जेक्ट ऑप्शनल स्क्रैच से पढ़ सकता है। स्किल सीखने कितनी बड़ी बात है उसके लिए। उसको जॉब तो मिल ही जाएगी, बस वो 4 महीने हम डेडिकेट नहीं करना चाहते, हम कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं अपने कि यही ठीक है यार, वही है, स्टिक भी हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। यू शुड ऑलवेज कीप मूविंग ना। ईगोस पे आ जाती है कि भाई ये अब इससे आगे नहीं जा सकते हम लोग। देयर इज अ बुक मैम, ईगो इज द एनिमी। वो मतलब उसका पढ़ो मत, उसका बस टाइटल याद रख लो। मुझे लग रहा है पढ़ी आपने नहीं है मैम, समरी पढ़ लेता था मैं, काम हो जाता था मेरा। ठीक, तो फिर आपने कैसे करा? तो आपने जैसे आपका इतने सारे जो आपके अटेम्प्ट्स चल रहे थे, इस बीच में डिमोटिवेशन नहीं आया कि यार नहीं हो रहा, छोड़ दूँ? मैम बहुत डिमोटिवेशन, बिल्कुल। कभी कभी आता भी था, और कभी कभी जब पढ़ाई नहीं होती ना, जब तो ज़्यादा आता है, या फिर आपके टेस्ट में आपके हिसाब से मार्क्स नहीं आते हैं तो आता था। तो मैम मेरा सपोर्ट सिस्टम ठीक ठाक था, तो मैं अपने आप को, आई वॉज वेरी चूजी इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो मैं उन लोगों को बनाता था जिनका थोड़ा टेम्परेचर एकदम गर्म रहता था कि कुछ तो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल डिस्पाइट देम टू बिग टू थिंक। मोटिवेटेड, आई एम अल्ट्रा मोटिवेटेड। ऐसे नहीं कि मोटिवेटेड तो बहुत लोग हैं। तो उनसे क्या होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हो। सो आई डू बिलीव कि ऐसे, या तो आप ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम में रहिए, आपके पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं, या फिर मैं ये सोचता था कि जो दोस्त होते हैं ना आपके, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवोक करेंगे करने के लिए कि यार ठीक है, नहीं हो रहा है, यू आर ए टैलेंटेड पर्सन, समडे यू विल गोना मेक इट। सो ये वाला एटीट्यूड था। मेरे दोस्त काफ़ी सपोर्ट करते थे मैम। ये कुछ लोग तो मतलब मुझे नहीं पता, सच बोलते थे या फेंकते थे, कहते अगर तेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, यानी कि 1000 लोगों का हो रहा है भाई हर साल। लेकिन जगह की बात अब तो सत्य निकल ही आई। हाँ, अब तो सत्य लगती है मैम, उस टाइम नहीं लगती थी। जब तक सक्सेस नहीं मिलती है ना, तब तक सारी बातें मतलब मुझे भी बहुत हवा लगती थी। हाँ। तब तक है ना, ऐसा होता था कि भाई मैं भी कभी जब आंसर्स लिख रहे होते थे हम लोग फ्रेंड्स वगैरह, तो कोई कहता था तेरे आंसर्स बड़े अच्छे, तो मुझे लगता था अभी यूपीएससी सेलेक्ट तब बात है मैम। एक वो है इसमें, एक मेरे दोस्त ने कोट भेजा था, अगर सफलताओं का शीर्षक न हो ना तो संघर्षों की कहानी कोई नहीं पढ़ता। अगर सेलेक्ट नहीं होता तो दिस इज जस्ट अनदर स्टोरी ऑफ ORN। व्हाट डू यू से, आप ये देखो ना, कहानी हमेशा सक्सेस की तो बनती है। हाँ वही है ना, सफलता का अगर शीर्षक ना हो तो संघर्ष की कहानी का क्या ही महत्व है। संघर्ष की कहानी भी नहीं बनेगी। तो आपका 4th अटेम्प्ट कैसा रहा फिर? मैं 4th अटेम्प्ट में बहुत सिंसियर हो गया था एकदम कि यार अब तो निकालना पड़ेगा। अब ईगो भी वो हो गई एक तो,
ईगो पे ही बात आ गई, अब वो भी हो गया, आपकी थोड़ी एज भी बढ़ रही है ना, और फिर ये भी लग रहा है कि अब तो चीज़ें भी समझ में आ गई है ना, अब कहाँ गलती हो रही है। इस बार आई वॉज वेरी गुड, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, मेंस में भी अच्छी रही, बट इस बार बहुत अनसर्टेनिटी हो गई मैम, इस वजह से थोड़ी सी रैंक भी पीछे हो गई। मैम मेंस का पेपर था, आई वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट दिल्ली का वातावरण इस तरीके का है और वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। मेन से पेपर से पहले मैम, ऑप्शनल से पहले मेरे को डेंगू हो गया। ओह, हाँ मैम, तो 102-3 बुखार था मेंस के पेपर से पहले। मतलब आप सोचिए, जिस दिन मेरे को सैटरडे संडे को पेपर लिखना है, उससे पहले मैं डेंगू से फाइट कर रहा हूँ। आई हैव टू रिवाइज लॉट ऑफ थिंग्स, आई हैव टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आता है कॉमर्स में। कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ, और बहुत तेज़ सोचना पड़ता है, बहुत तेज़ कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेटर पे, तो वो था। कैलकुलेटर ले जाने देते हैं? हाँ मैम, ले जाने, हम लोग डिस्टर्ब भी करते हैं तेज तेज दबा के कैलकुलेटर। लाइब्रेरी में कंप्लेन भी कर देते थे लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम बहुत तेज तेज करते हैं मैम कैलकुलेटर पे, एकदम फटाफट, खट खट खट, हाँ वो वाला। तो वो हुआ मैम, फिर मेरे लिए मैम चैलेंज ये नहीं था उस टाइम पे कि मैं सिलेक्शन लूँ या कौन सी रैंक आएगी, मेरे लिए केवल ये चैलेंज था कि मेरा कल जाके मैं पेपर में अपीयर कर जाऊँ। आई वॉज स्ट्रगलिंग मैम, मेरा रूममेट से उस दिन लड़ाई हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे, पानी आ रहा था, और मैं फिर भी रिवाइज कर रहा था, फिर मैं आधे घंटे रेस्ट लेता था और आधे घंटे फिर बात पढ़ता था। तो वो बोल रहा था, दिस इज गोना, यू आर डूइंग मिस्टेक, यू डूइंग मैडनेस। मैंने कि कीप योर माउथ शट, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव पेड, मतलब इतने साल मेहनत की है, अब मेरे को करने दे, शांत रहो शांति से। इवन घर वाले भी बहुत बॉदर कर रहे थे कि वी कैन कम, मैंने कि आप अपना शांति रखिए, आप डिस्टर्ब करेंगे, हाँ मेरे को डिस्ट्रैक्ट ही करोगे आप आके, क्योंकि यू नीड मेडिकल सॉल्यूशंस, इन मेडिकल सॉल्यूशंस में अगर आप लोगे तो मैम नींद आएगी बहुत ज़्यादा, अब नींद आएगी तो आप पेपर कैसे लिखोगे। पेपर भी नहीं, तैयारी भी नहीं कर सकते। अब वही है, तो मुझे था कि यार हो जाए पेपर, और फिर तो इस तरीके से मैंने पेपर लिखा, पर हो गया पेपर ठीक ठाक। बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैं फुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था जिस तरीके लिख पाऊँ, बट ठीक है, हो गया। और फिर मेरा ये था कि अब सिलेक्शन इंटरव्यू कॉल आ जाए, थोड़ा यूपीएससी घुमाएंगे, इंटरव्यू दे आएंगे, थोड़ी बातचीत कराएंगे। बट फिर इंटरव्यू में एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यार अब तो इंटरव्यू अच्छा करना पड़ेगा, कि रैंक ही फंस जाए। तो फिर भी ये था कि लिस्ट में नाम आ जाए, तो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी। तो अब फिर लिस्ट में नाम आ गया, अब तो रैंक भी ठीक ठाक आ गई, तो फिर लगा कि यार ठीक है, भगवान इज़ वेरी गुड टू मी, है ना, जो मम्मी पापा ने प्रार्थना करी थी उनकी प्रार्थना सफल हो गई। तो वही है मैम, ऐसी स्टोरी रही है, बट ठीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि उचित होता है कि यूपीएससी के पेपरों के बीच में अगर तबीयत खराब हो जाए ना तो सिलेक्शन हो जाता है। हाँ मैम, सुना कई है लोगों के साथ देखा है। मैम। एक्चुअली हम लोग पढ़ लेते हैं ना, तो वो इंटरनलाइज हो जाती है चीज़, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता अगर आप रिवाइज ना करें। खराब हो जाते तो लगता है अब तो जो है वो मैक्सिमम करके ही आना है। हाँ हाँ बिल्कुल मैम, वो तो हो जाता है। मुझे भी मेरे अटेम्प्ट्स के दौरान में स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था। ओ, और लिखने के पेपर है उस वक्त। लिखने का पेपर है वो, तो वो मैं ना, एक डॉक्टर ने मुझे वो दिया था पहनने के लिए कि भैया आप थोड़ा सा ये पहन के करो, और वो इतना फनी लगता था, लेकिन जाते थे एग्जाम क्या करें, पहन के, और उसको लेके मैंने एग्जाम लिखे, और इतना मतलब ऐसा होता था कि ये पहला एग्जाम लिखा, इतना दर्द, फिर स्प्रे मार रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, फिर दूसरा एग्जाम, खैर सिलेक्शन हो गया। अच्छा। सो वो सारा रिडीम हो जाता है बाद में, लेकिन इस एक बात और देखिए, मैं फनी फैक्ट बताता हूँ आपको, फन फैक्ट। यूपीएससी का जब मेंस में एग्जाम था ना जनवरी में, तो मैं देखता था, एक चीज़ ऑब्जर्व करता था, सब लोग सातों दिन एक ही कपड़े पहन के आते हैं। अच्छा। हाँ, सातों दिन कोई कुछ नहीं चेंज करता मैम, इतने हम लोग वो क्या कहते हैं उसको, सुपरस्टिशियस हो जाते हैं कि पेपर अगर अच्छा हुआ है तो सेम कपड़े, सेम ऊपर से नीचे तक, सेम जैकेट, सेम पजामा, सेम शूज़। सर ऐसा भी है क्या? यस मैम। नोटिस मैम मैंने भी मतलब गर्मियों में तो चेंज हो जाता होगा, पर विंटर्स में 90% पीपल आर लाइक दिस ओनली। दिस इज ए फन फैक्ट मैम, आप देख ऑब्जर्व करना है इसको। जैसे वो सचिन नहीं करता था कि राइट पैड पहनना है, फिर लेफ्ट पहनना है, हाँ ऐसे ही करते हैं सब। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो चल जाए। हाँ वही है। तो आपने क्या क्या किया, जैसे आपने अपनी पढ़ाई का बताया, आपने क्या क्या कर रखा है? मैम मैंने 12th अपने शहर से ही की है, 12th तक एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, 14 ईयर्स, LKG से लेकर 12th तक। तो स्कूल के जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है वो भी मुझे जानते हैं, प्रिंसिपल भी और टीचर्स भी। हाँ, तो आई नो द नेम ऑफ माई LKG टीचर अभी भी। अरे। हाँ, तो उसके बाद मैं 12th करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। आई वेंट टू श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, वहाँ से बीकॉम किया। 3 साल मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, दिल्ली है क्या, मतलब छोटे शहर जो आता है बंदा, वो या तो ऐसी चीज़ करता है जो उसको फैसिनेटिंग लगती है,
मेरे को कोई चीज़ फैसिनेट नहीं करती थी मैम, बट मेरे को चीज़ें सीखने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चन मतलब कुछ भी पूछ लेता था मैं किसी से, मेरे को शर्म भी नहीं आती थी क्या पूछ रहा हूँ मैं सिली क्वेश्चन। तो ऐसा था। और फिर मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करी। कॉलेज के दिनों में थोड़ा वार्म अप करता रहता था, मतलब न्यूज़पेपर की हैबिट डाल ली, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी देख लिया, या फिर लाइब्रेरी में रह के कुछ भी बुक पढ़ ली। हम छोटे शहरों में कहाँ लाइब्रेरी होती है, तो अब लाइब्रेरी देखी तो इतनी सारी बुक्स हैं, देख लेंगे कुछ भी अच्छा लगेगा पढ़ लेंगे उसे। सही बात है, मजा आता तो हाँ वो, और फिर बाकी फिर मैंने इग्नू के ज्वाइन कर लिया। है। एमकॉम आपने एमकॉम तैयारी में के दौरान ही ज्वाइन कर हाँ लिया? मैम, वो लगा कि एक कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए पढ़ाई। देयर शुड नॉट बी गैप इन द एजुकेशन। अगर मतलब लेट्स से इस साल भी नहीं होते तो आई विल डू समथिंग, मैं फ्रीलांसिंग कुछ ना कुछ काम करता जिससे कि फाइनेंशियल फ्रीडम रहे। ऐसा ना लगे घर वालों को भी मैं उनके ऊपर बोल दूँ। सी इट्स नॉट द मनी दैट वी अर्न, it's all about the confidence that we build in ourselves. And maturity also, when you do work and you know you are handed 30,000 rupees, हाँ तो 30,000 की बड़ी कीमत होती है। हाँ। और वही 30,000 माँ बाप दे दे। हाँ तो वो कोई ठीक है, अभी भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे हैं। अभी भी दे रहे थे, अभी भी दे रहे, और वो 30,000 है ना जल्दी खर्च हो जाता है माँ बाप वाले। हाँ। और जब खुद कमाते हैं ना 30,000, वो लगता है इसके लिए महीना भर काम किया है। हाँ उसमें फिर आप ये भी सोचते हो कि फ़ोन में रिचार्ज कौन सा करना है, 1.5 GB पर डे करना है या 2 GB। वो मतलब वी बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स एंड यू बिकम रेस्पॉन्सिबल कि मेरी मेहनत के पैसे हैं ये मेरी मेहनत के हाँ। पैसे हैं, और आप है ना फिर एक उसको पकड़ के खर्च करते एक हमारे सर बोलते थे मैम ये बात कि जैसे पेन है, आप किसी का पेन 2 रुपये का पेन चुरा के भी आप लिख सकते हो, पर वो बोलते थे मेहनत का ना रंग ही अलग होता है। सो वी बॉट अ पेन फ्रॉम योर मनी, सो मतलब उसका रंग ही अलग होता है। सच में आप कन्विक्शन से पकड़ते हो आप उसे। हाँ, ये बात सत्य है। और मुझे याद है कि तैयारी के दौरान ही मेरा भी ऐसे हुआ था, बीच बीच में मैंने भी कमाना ऐसे स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा यार बहुत काम करना पड़ता है। हाँ और फिर वो जो आपकी तैयारी में मैच्योरिटी हाँ आती है, कि यार ये नहीं करना है हमें काम, हमें अब ऑफिसर ही बनना है जल्दी से जल्दी। तो वो मैच्योरिटी आती है कि यार चुपचाप से ना पढ़ लो, पढ़ना सबसे आसान काम है। हाँ और सीधा सिलेक्शन लो अब। वो मुझे लगता है कि बड़ा है। अच्छा तो ये बताओ, जैसे संभल में अभी एकदम हीरो हो गया, हीरो वाला वेलकम हुआ या कैसे? हाँ मैम, छोटे शहर में हीरो बन ही जाते हैं, बट मेरे को हीरो बनने का शौक नहीं है मैम फालतू में, क्योंकि आई बिलीव कि मैम देखिए 4 साल तक जब मैं मेहनत कर रहा था तो किसी ने पूछने नहीं आया कोई, है ना, ना कोई सपोर्ट करने आया। अब सडनली एक्चुअली द प्रॉब्लम इज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल ना, यू बिकम अ प्रोडक्ट, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। आप टॉपर्स को इतना ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप उनकी मतलब जर्नी को, सेक्रीफाइस को ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मैम। इंडिया में सबके पास स्टोरी है, और इट इज़ नॉट ए सेक्रीफाइस, इट्स ए प्रोसेस। यूपीएससी टफ है क्योंकि उसकी प्रोसेस टफ है, एग्ज़ाम टफ नहीं है, शायद एग्ज़ाम और भी कोई टफ हो इससे ज़्यादा, है ना। तो प्रोसेस को आपको एंजॉय करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें प्रोसेस में फंस जाएंगे आप। यूपीएससी अपने आप के अंदर है ना एक बहुत बड़ा नाम। हाँ वो प्रोसेस की वजह से है। And people when they start desiring for UPSC, they don't understand sometimes that they have to deserve it. बिल्कुल मैम ये बात है। तो मैम संभल में आप पूछ रही थी, तो संभल में काफ़ी वेलकम हुआ, बट मुझे अपने से ज़्यादा खुशी है कि मेरे पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, और उससे भी ज़्यादा मेरे को दोस्तों को बहुत अच्छा लगा कि यार मतलब हम बोलते थे हमारा फ्रेंड है, तो उसकी खुशी अलग होती है मैम कि यार दोस्त बोल, उनको उनकी इज्जत बढ़ गई समाज में। ये हमारा दोस्त, तो उसका अच्छा लगता है वो। एंड आई बिलीव कि मेरे फ्रेंड्स आर मोर हैप्पी देन मी। वो एकदम यूफोरिक फोन में थे कि यार हमारे भाई का सिलेक्शन हो गया है, ऐसा वाला फील। And we are generally more happy when we are in with with our close people. और जब वो खुश होते हैं तो मुझे लगता है कि हम तब ज़्यादा खुश हो पाते हैं। हाँ ये भी है मैम, बस खुशी इज अ रिलेटिव टर्म ना, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, मैं तो ये बोलता हूँ। आपको कैंडिडेट्स मुझे ना बड़े खुश मिलते हैं, वरना बहुत लोग तो शायद सफलता पाने के बाद भी ना थोड़े दुखी से ही रहते हैं नहीं कई बार। हाँ मैम ये तो है, ये तो मैं भी सोचता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सफलता इज़ अ रिलेटिव थिंग अगेन। सो आप अपनी सफलता को किसी और से कंपैरिजन करेंगे, बट यू हैव टू रियलाइज, आपको यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर। सफलता की भी कोई लिमिट होनी चाहिए ना, ऐसा तो क्या है, मतलब एक ही पोस्ट है प्रेसिडेंट की, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है। अगर आप एमएलए बन गए आप तो भी परेशान है कि आपको एमपी बनना है, एमपी बन के तो आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनना है ना। वो रैट रेस है जो कभी रैट खत्म रेस नहीं है, होती। हाँ। और फिर है ना जब आदमी उस पड़ाव पे आ जाता है ना, जैसे बूढ़े हो जाते हैं, हाँ। सोचते हैं करा क्या मैं। हाँ देन दे थिंक कि मैंने पूरे जीवन ऐसे ही खराब हो गया। उसके पीछे भागता रहा। आई हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर। तो मुझे लगा बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू बी हैप्पी एट व्हाट सर्कमस्टांसेस यू आर इन।
circumstances you are and wherever you are. हाँ, गरीब आदमी हैप्पी है तो आप भी हैप्पी हो सकते हो, पर मतलब जो फिजिकली चैलेंजिंग लोग हैं जो फेस कर रहे हैं वो भी हैप्पी है तो आप भी रह सकते हो। तो पीपल हु आर सफरिंग दे आर हैप्पी, सो व्हाई कांट यू? आपको क्या इतना हाँ, बड़ा दुख इट्स लग लाइक गया है? पढ़ ही तो रहे हो ना। अरे पढ़ ही रहे हो, कुछ सीख ही रहे हो। हाँ, और ये ना मतलब मैं जब यहाँ पर आई भी ना तो मुझे ऐसा लगा कि कई बार स्टूडेंट से बात करते हुए सबसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। मैंने कहा ये तुम लोग इतने दुखी क्यों, तुम मुझसे ज़्यादा यंग हो, हाँ। इतनी छोटी उम्र है तुम्हारी। हाँ। लेकिन वो ऐसे ही ना 3 अटेम्प्ट के बाद एकदम मनोज कुमार मोड में चले जाते हैं बच्चे। मेरे से हैप्पीनेस के ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, उस टाइम हाँ, तो मेरे को लगा उन्हें पसंद आ गया वो आंसर। मैंने बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि उस टाइम इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, वो अच्छी नहीं आती है, तो उन्होंने पूछा डू यू थिंक इंडिया इज़ रियली हैप्पी, सो बिकॉज दे आर रिपोर्ट्स लाइक दिस, तो वो बायस रिपोर्ट है या क्या है? तो मैंने बोला सर बायसनेस का तो मैं नहीं बता सकता, 4-5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे बनाई है रिपोर्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन द बायसनेस, बट आई वुड से इंडिया इज़ डेफिनेटली हैप्पी कंट्री। सो दे सेड कि हाउ कम यू सो श्योर, मतलब क्यूरियोसिटी से पूछा मैंने सर आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज वी पीपल आर लाइक डैट जो कि रेन को एंजॉय करते हैं जब बारिश होती है। हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल्स पे इतना सारा एकदम जुलूस निकालते हैं, हम जब एंजॉय करते हैं। हम लोग जब क्रिकेट मैच होता है, जब इंडिया जीतती है तब बहुत एंजॉय करते हैं। तो सर ने लगा हाँ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, तो उन्हें मतलब अच्छा एंगेजिंग लगा कि बात ये ठीक है, हंसते तो हैं हम, ऐसे थोड़ी ना है, बट अगेन इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, सो यू कैन नॉट क्वान्टिफाई इट इन जस्ट 5-6 पैरामीटर्स। और फिर मैंने उन्हें बोला कि सर फैमिली के साथ खाते हैं हम लोग, शादियों में नाचते हैं, तो कितना एंजॉय करते हैं हम लोग। हम लोग तो इंतजार करते थे हमारी किसी कजन की शादी निकल आए। हाँ वही, आप लोग भी करते हैं क्या? यूपीएससी वाले नहीं करते मैम, किसी की शादी आए। नहीं, यूपीएससी की तैयारी वाले तो बेचारे मुझे लगता है और सेलेक्ट होने के बाद ही एंजॉय करते हैं। हाँ मतलब अगेन एंजॉय करना चाहते हैं बट एंजॉय कर नहीं पाते क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमसे हैंडल नहीं होते एक साथ। शादियाँ, हाँ क्यों, कैसे, कब, क्यों कर रहे हो? अच्छा, अब तुम्हारा सेकंड में भी नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं समवन आस्क अस कि व्हाट्स योर प्लान, अब क्या करोगे? वी डोंट हैव प्लान, हम ऐसे ऑर्गेनिक चल रहे हैं। क्या बताएं अब? इसीलिए ना मैं हमेशा ना अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ यार चुपके ना डिग्री करते रहो और यूपीएससी की तैयारी करते रहो, तो जब भी कोई रिश्तेदार पूछे क्या क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं हम, तो कह रहे हैं हम तो एमकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमबीए कर, जो भी कर रहे हो है ना, दैट इज वेरी गुड हम एक्चुअली। वो कर रहे हैं। अब बताओ ही मत कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर ना प्रेशर है ना रिलेटिव्स आपको कलेक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं मेरी लाइब्रेरी में लड़ाई हो गई थी एक स्टूडेंट से। कैसे? मेरा प्री हुआ था, हाँ। तो प्री के बाद अब सबका नहीं होता है, तो सब ऐसे कलेक्टर साहब आ गए, डीएम साहब सर ऐसे करने लगे, तो मैंने बोल दिया भाई पागल हो गए हो क्या? हाँ मैंने तो लिटरली उसको बुरा भी लग गया। फिर उसने मेरे को बोला तुम्हारे एथिक्स हिले हुए हैं, एथिक्स में नंबर नहीं आएंगे। मैंने कहा नंबर बताएंगे। अब मैम आई कैन नॉट हैंडल कि आप हर जब ऊपर नीचे आ रहा हूँ मैं लाइब्रेरी से आप ऐसे बोलोगे, क्योंकि इट रियली पिंचेस इट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर कि हाँ भाई हम कलेक्टर साहब पढ़ रहे हैं, अब वो वाला प्रेशर आ गया। वो प्रेशर आ गया और आप बेसिकली ना अब आपको लग रहा है अब तो फिर हो ही नहीं सकते हम। हाँ तो इट इज़ अ वेरी, मतलब प्रेशर क्यों लेके पढ़ना है हमें? नहीं, और ये मैं तो बड़ा इस चीज़ को ना डिसलाइक करती हूँ कि फैमिली में जो ये प्रेशर बन जाता है, क्योंकि इसके बाद ना बच्चा समझो अगर फेल हो गया है ना, अब मैं ना उसका शायद मन भी नहीं है दोबारा अटेम्प्ट देने का, हाँ है ना, वो कुछ और करना भी चाहता करना, है, वो फिर फंस जाता है। लेकिन अब वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टर साहब बन चुका है, वो बन चुका है कलेक्टर साहब। हाँ अब उसकी मन भी नहीं है, वो हाँ। चाह रहा है कि मैं कुछ और आगे परस्यू करूँ पढ़ाई में और आगे चला जाऊँ या फिर मैं कुछ और नौकरी कर लूँ। हाँ अब नहीं जा सकता वो बैक। वही है, आपको अपनी ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कोई भी चीज़ की। कलेक्टर साहब बन गए, ठीक है, यू आर ऑल्सो ह्यूमन, यू आर बीइंग फॉर्चुनेट कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप सर्विस, हाँ फुल कोशिश करो, अंत तक करो। बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप attempt हाँ से बिल्कुल 6 attempt साथ में या तो पढ़ते रहो, नौकरी करते रहो, और अगर आप सेलेक्ट जब हो जाओ तो अपने आप सारी चीजें रिडीम हो जाएंगी। Obviously, ma'am. एक पीछे आपका एक सपोर्ट सिस्टम चल रहा है ना। आई बिलीव कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे मैं अपनी हॉबी परस्यू करता था या साथ साथ कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग कर लेता था, और मैं अपने दोस्तों से टच में था जो इस फील्ड में थे, तो मुझे पता रहता था कि इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश 6 साल आगे बढ़ जाए और आप वहीं पे हो कॉलेज से पास आउट। कॉलेज क्योंकि आपके पास यूपीएससी से रिलेटेड तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा है कि यूक्रेन की आपको 50 सिटी के नाम पता चल गए, डैम भी पता चल गए, ब्लैक सी भी पता चल गया, बट आप यही भूल गए कि बगल वाली रिवर के पास डैम बन चुका है एक, है ना। ये नहीं होना चाहिए मैम। सो यू शुड ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू द पीपल, कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ग्राउंड, है ना।
और मतलब मेरे पास है ना बहुत बार ऐसे लोग आते कहते हैं कि यूपीएससी में कोई दोस्त नहीं बनाने चाहिए, अकेले एक कमरे में बंद करके पढ़ाई हाँ करनी चाहिए। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि यार ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, जो अच्छे दोस्त होते बिल्कुल हैं वो मैम। आपकी पढ़ाई में मदद करते हैं। यस मैम। अब दोस्त का अल्टीमेट मैं यही बोल रहा हूँ सबसे कि दोस्त तो ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद चुनते हो, तो आपकी चॉइस इतनी ख़राब नहीं हो सकती ना, आप ख़राब दोस्त चुनोगे। तो चूज़ करो अच्छे दोस्त जो आपको सपोर्ट करे, जब वेन एवर यू आर फीलिंग बैड, या फिर आप कुछ अच्छा करने को कुछ कोशिश तो वो प्रोवोक करें आपको, सही बात है ना, तो वो दोस्त आप अरे ये बताओ, शिवांग के रिश्ते आने स्टार्ट हो गए? आ तो रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इवन माई फादर इज आस्किंग कि दीज आर द रिश्तास, सो वर्ड मैंने कहा अभी शांति रखिए आप, लेट मी गो विद द फ्लो फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ ईयर्स, विल थिंक ओवर इट। अभी ज़रूरत नहीं है मैम, क्या करेंगे अभी शादी करके। नहीं सही बात है, अभी तो थोड़ा है ना, मुझे लगता है कि इस बैचलरहुड को और इस हाँ जो ऑफिसर बने हैं इसको लेट थोड़ा इट सा बी enjoy सीप डाउन हो करना जाए ये चाहिए। सारी चीज़ें। हाँ वो एक फेज़ है मैम, इट्स ए प्रोसेस, सो उसको इतनी अर्ली करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं हाँ मैम सिंपल सी बात है, मैं तो ये सोचता हूँ अभी भी, लेट से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, तब होती क्या मेरी 6 महीने बाद शादी? हाँ नहीं होती ना, नहीं अरे होती। तब तो मैं आते ही रिश्ते का मतलब ही नहीं बनता था। तो अभी क्या इतनी जल्दी हो रही है? तब मैं सोचता ना 2-3 साल बाद की चीज़ की, यार आई शुड गेट सेटल फर्स्ट, हाँ फिर सारी चीज़ें होती। तो अब ऐसा थोड़ी ना सरकारी खर्चे पे शादी कर लेंगे हम। सही बात है, सही बात है। अच्छा ये बताओ, ऐसी 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 कौन सी स्ट्रैटेजी करी कि आपने जो फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर से, जैसे होता है ना बहुत सारे बच्चे हमेशा ना इस, वैसे तो बहुत बड़ा एब्यूज्ड वर्ड हो गया है स्ट्रैटेजी और मेंटरशिप, मैम ये ना मैं बताता हूँ है ना? आपको, यूपीएससी में ना इतने कीवर्ड्स हैं, मतलब नहीं पता, इंटरनलाइज किसी को नहीं है। पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सब क्या है मैम? दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच टॉपर्स थ्रो। एग्जैक्टली मैं हमेशा कहती हूँ कि यार ये कुछ चीज़ें हैं। और मतलब अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो ना एज अ स्ट्रैटेजी, एग्जाम्पल से बताओ यस कि मैम भैया हमने क्या किया, है ना, या ये एक बिल्कुल चीज़ चाहे 10 चीज़ें करी होती है, देखो इंसान की सफलता एक चीज़ पे तो बेस्ड होती नहीं है। बिल्कुल मैम। तो वो कौन सी एक या दो चीज़ें आपको लगती है कि हाँ यार ये चीज़ मैंने चेंज करी, उसके बाद मुझे सक्सेस ज़्यादा मिली? मैम आई ऑलवेज बिलीव इन MS धोनीज स्ट्रेटजी। मैं उनको लाइफ में भी बहुत हद तक कॉपी करने की कोशिश करता था, जो आइडेंटिफिकेशन मेथड होता है, क्योंकि मेरे को बड़ा सॉर्टेड बंदे लगता है, बहुत अच्छे, हाँ। अच्छे हैं। सो उनका क्या है कि जस्ट फॉलो द पैटर्न्स, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डोंट थिंक अबाउट द प्रैक्टिस, जस्ट फॉलो द पैटर्न्स। पैटर्न्स में क्या होता है कि आपको पता है आपको किस तरीके से रिजल्ट मिलेगा, इफ़ यू आर फॉलोइंग दोज यू विल गेट थ्रू। मतलब जैसे मेरा पहली बार प्री हुआ, तो मुझे पता है मेरा किस वजह से हुआ है, मुझे उससे पहले भी पता है मेरा किस वजह से नहीं हुआ है। सो आई फॉलोड द सेकंड स्ट्रेटजी, और जो पहले में गलती हुई वो नहीं करूँगा मैं। जैसे कि मेरे को इतने नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं, दैट वर्क्स फॉर मी, तो आई विल गिव इट। अगर आपको 40 सेट देने की जरूरत नहीं पड़ रही तो आप मत दो। सो हर आदमी का अलग है ना, विराट कोहलीज पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम MS धोनीज पैटर्न, सचिन का पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम राहुल द्रविड़। एंड कॉपिंग डजंट हेल्प। अगेन मैम आई कैन नॉट कॉपी विराट कोहली, उनका रिग्रेस रूटीन है ना, ही हैज़ अ वेरी अग्रेसिव मेथड ऑफ प्लेइंग, सो यू हैव टू अडॉप्ट योर मेथड बाय अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। कॉपी नहीं करना है किसी को, कॉपी करने की जरूरत क्या है, हम अलग हैं, हम अच्छे हैं, ऐसे में यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई एम गुड। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, पता है। हाँ लाइफ में मतलब ऑफिसर बनना एक अलग बात है, लेकिन ये मुझे लगता है कि बच्चों में ना वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम अलग लेवल की इनसिक्योरिटीज पाल रखी हैं इस जनरेशन ने। करूँगा तो करूँगा यार, कर लेंगे ना। मैम वही है, हमारे यूपी में वो बोलते हैं कि जुनून होना चाहिए, वो पागलपन होना चाहिए, वो सिरफरापन होना चाहिए, हाँ कि आपको अगर पढ़ना है तो आप घर वालों से भी लड़ लें। बिल्कुल। अरे हर टाइम आपको हर कोई फेवर नहीं करेगा, आज आप नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल, कोई बुरा मान जाए तो मान जाए। भाई मैंने नौकरी छोड़ दी, मेरे कोई भी तैयार नहीं था हमारे यहाँ। हाँ मैम बिल्कुल। हाँ हते हुए तो सरकारी नौकरी कोई छोड़ता है क्या? ऑफिसर बने, इतनी मेहनत करिए, कोई छोड़ता है क्या? तो लेकिन जब कुछ करना है तो करना है ना। हाँ ठीक है, देखेंगे फिर और बाद में। अगर आपके काम में आप ही को कन्विक्शन नहीं है तो दूसरे के कैसे आएगी? वही है कि ये थोड़ा सा ये चाहिए, और फिर पैटर्न में वही है मैम, मैं भी थोड़ा टॉपर्स वगैरह की स्ट्रेटजी देखता था, और मैं आंसर्स भी देखता था टॉपर्स के, बट अगेन मैं 10 टॉपर्स के आंसर देखता था और आइडेंटिफाई करता था कि मेरे तरीके से कौन लिख रहा है। मैं किसको ज्यादा बेहतर तरीके से हाँ इम्प्रूव कर हाँ, पाऊँ, मतलब अपने मतलब adopt मेरा, कर पाऊँ हाँ अपने कुछ लोग pattern पॉइंट्स में में। लिख रहे हैं, कुछ उसमें लिख रहे हैं पैराग्राफ में, और कुछ हेडिंग बना के लिख रहे हैं, तो आई अडॉप्ट कि मैं किस में लिख रहा हूँ। देखिए 10 टॉपर के 10 के मार्क्स आए ना, तो मैं किसी एक को कॉपी करूंगा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके। बच्चे क्या करते हैं, रेड रेस में लग जाते हैं कि जो रैंक 1 आया उसको कॉपी करना है, या रैंक 10 को कॉपी करना है, जिसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी है। सबसे ज्यादा होता है ये ऑप्शनल की केस।
हाँ और मतलब ये मैंने ओवर द टाइम नोटिस किया है भाई, जिसकी रैंक 1 आ जाती है, रैंक 2 आ जाती है, रैंक 3 हो जाती है, बस वो वाले ऑप्शनल्स। वो तो मैम यस अब बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं, बच्चे की कंपैटिबिलिटी विद द सब्जेक्ट, Yes, ma'am. कॉम्पिटेंसी ऑफ द सब्जेक्ट है या नहीं, ले बिल्कुल लेंगे। मैम। और फिर सोचेंगे कि भाई मैं मेरे को भी बहुत बोला था कि कॉमर्स में तो क्या ही होगा, ये पबेड ले लो या फिर सोशल ले लो, छोटे ऑप्शनल हैं, या साइकोलॉजी ले लो। साइकोलॉजी समझने के लिए आपको उसको समझना, या फिर क्या कहते हैं इसको, सोशलॉजी समझने के लिए आपको मार्क्स को समझना लगेगा। हमें मार्क्स समझ में ही नहीं आता मैम। मार्क्स क्यों समझ में आना चाहिए मुझे, मैं कॉमर्स का आदमी हूँ। मैं मतलब आई थॉट फ्रॉम ए डिफरेंट परस्पेक्टिव, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू मैनेज फाइनेंस। Capitalism. हाँ, नॉट कोर कैपिटलिज्म बट अगेन मैम बैलेंस मैम। तो मार्क्स इज थिंग, मतलब सब कुछ उल्टा ही, ये गलत है, हाँ एक्सट्रीम अपोजिट, क्लासलेस। तो अब ये कहाँ से समझ में आएगा? तो जो चीज़ से करना है वो उससे करना है। अब अगेन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव यू कैन टेक इट, तो अगर मार्क्स आ जाते तो लेके देख लो, वरना फिर गिरोगे तो सब समझ में आएगी, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो वही है, पहले देख लो 4-5 ऑप्शनल जिसमें कन्विक्शन आए, जिसमें फील आए, उसमें ले लो। मार्क्स सब में आते हैं मैम, वही सब में आता है और सबसे सिलेक्शन होता है। सबसे सिलेक्शन होता है और सबसे नहीं भी होता है, हाँ, दोनों और बात। सबसे नहीं भी होता है। हाँ। ये ना इसीलिए ना कुछ इंटरेस्ट, कंपैटिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, ध्यान दो भैया उस पे। बाकी बिल्कुल सब मैम। अब बोलते हैं ना इंडिया में चला हुआ है। क्रिकेटर्स अच्छे क्यों निकलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कम टैलेंट पूल क्यों है? क्योंकि इंडिया क्रिकेटिंग नेशन है, लोग ज़्यादा हैं तो अच्छे निकलेंगे ऑब्वियसली। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में कम है बट वो क्वालिटी वाले हैं। तो इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। अब एंथ्रो सोशो कि बच्चे ज़्यादा हैं तो सिलेक्शन भी ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। कॉमर्स है या फिर आप फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, बच्चे कम है तो सिलेक्शन भी कम होंगे। अब कन्नड़ा लिटरेचर या फिर मैथिली लिटरेचर में जब स्टूडेंट ही 4 लोग हैं तो सिलेक्शन 10 कैसे हो जाएंगे उसमें? परसेंटेजेस हाई हो जाती है ना। परसेंटेज कहाँ देखता है कोई? वही- परसेंटेज नहीं देखता है, हम टॉपर्स के वो देखता है नीचे। वो ये नहीं समझ पाते ये कि भाई देखो, जैसे आपका कॉमर्स है, ये कॉमर्स लेगा तो वही बच्चा है ना जो कॉमर्स फील्ड का होगा। कॉमर्स फील्ड को ऐसे समझ आ रहा है। अब हमारे फिलोसफी के साथ तो फिलोसफी फील्ड का होना भी जरूरी नहीं है। हाँ, ये लेकिन तो इट्स बेचारे ओपन philosophy ऑप्शनल। के साथ तो क्या होता है ना, लोगों को लगता है बड़ा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड हाँ। एब्स्ट्रैक्ट कोई सब्जेक्ट होगा, और उन्हें ये नहीं पता कि कितना लॉजिकल सब्जेक्ट है। लेकिन ठीक है, कम बच्चे उतने ही सेलेक्ट हो, वही बढ़िया है। हाँ, ये भी अच्छा है मैम, सबको क्यों बनना है फिलोसफी का? It was so lovely talking to you, सेम Shivang. हियर मैम, सेम हियर। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक जितना मज़ा मुझे बात करने में आया, आपको भी आया होगा, और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं हाँ। वो भी ना आपसे कुछ सीख के खुश रहना सीख जाएंगे। खुश रहना मैम, देखिए इतने सारे चैलेंजेस देख लिए, अब खुश रहने के अलावा ऑप्शन नहीं है आपके पास। खुश रहेंगे जीवन अच्छा कट जाएगा। भैया यू शुड फॉलो हैप्पी। दुखी तो बहुत लोग हैं, दुखी तो बहुत लोग हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम।